बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। मैं अली अवैस बांट बिल्डिंग न्यू पाकिस्तान से। जैसा कि आपको पता है कि हमने जो युवल नोआ हरारी की किताब है सेपियंस, उसके रिव्यू को स्टार्ट किया हुआ था। आज उसके रिव्यू के सेकंड पार्ट के साथ हम डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के अंदर वो ये बात करता है कि जो है वो स्टीम इंजन ईजाद हुआ और मैकेनाइज प्रोडक्शन स्टार्ट हुई और नई हरारे के मुताबिक एक नई जो है वो प्रोलेटेरिएट अर्बन मिडिल क्लास जो है वो भी इमर्ज की इस दौर के अंदर। फिर वो ये बात करता है इंडस्ट्रियल एरा के अंदर, वो कहता है कि इसको एरा ऑफ इग्नोरेंस भी कहते हैं, क्योंकि इस दौरान इंसान को पता चला कि उसको चीज़ों के बारे में कितना कम पता है। क्योंकि इससे पहले ये ख्याल किया जाता था कि इंसान को सारी चीज़ों का पता है, उसको हर चीज़ का नॉलेज है, लेकिन यहाँ पे उसको अपनी नॉलेज के हवाले से अपनी बेबसी का एहसास हुआ। तो जो मैस प्रोडक्शन स्टार्ट होगी, मैस प्रोडक्शन की सूरत में जो वो चीज़ें इतनी मैस लेवल के ऊपर प्रोडक्शन हो रही थी, उसके लिए नई मंडियों का तलाश करना और नए कंज्यूमर्स का तलाश करना बड़ा ज़रूरी था ताकि उन चीज़ों को बेचा जा सके। तो एक नया फिनोमिनन इमर्ज किया जिसको हम कहते हैं कंज्यूमरिज्म। कंज्यूमरिज्म में स्टेट ने और कारपोरेशन ने डेलिब्रेटली जो न्यूक्लियर फैमिली का सिस्टम है उसको प्रमोट किया। इसका मकसद ये था क्योंकि कोलेक्टिविस्ट या जॉइंट फैमिली के अंदर लोग चीज़ों को शेयर करते थे और चीज़ें परचेज़ करने से पहले एक दूसरे से डिस्कशन और सलाह मशवरा करते थे। तो इसको लगता था कारपोरेशंस को कि ये जो चीज़ें हैं शायद ये कंज्यूमरिज्म के रास्ते में एक रुकावट है। तो सारे काम जो जॉइंट फैमिली के ज़िम्मे होते थे वो काम जो है वो स्टेट अपने ज़िम्मे ले लेती है, तालीम, सेहत और सिक्योरिटी का। इसके बाद वो कहता है कि इस टाइम के अंदर एक नया ट्राइका कैपिटलिज्म ने डेवलप किया। वो इकोनॉमी का था, वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का था और उसके अलावा वो पॉलिटिक्स का था। वो ये कहता है कि इस टाइम के अंदर कुछ कॉरपोरेशंस इतनी ताकतवर थी क्योंकि वो मुल्कों से भी ज़्यादा ताकतवर थी और वो मुल्कों के ऊपर और कॉन्टिनेंट्स के ऊपर डोमिनेट कर रही थी। ईस्ट इंडिया कंपनी सब कॉन्टिनेंट पे कर रही थी, वीओसी कंपनी जो है वो इंडोनेशिया पे डोमिनेट कर रही थी और इसके अलावा मिसिसिपी एक फ्रेंच चार्टर्ड कंपनी थी, वो अमेरिका के अंदर जो मिसिसिपी अभी की स्टेट है इसको कॉलोनाइज किया हुआ था। अमेरिकन कॉन्टिनेंट डेवलप हुआ, ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट डेवलप हुआ। इनसे जो रिसोर्सेज आए उन मुल्कों ने इन रिसोर्सेज उनकी हालत ज़ार बदली और उन्होंने इन रिसोर्सेज को साइंस एंड टेक्नोलॉजी में लगाया, जिससे वहाँ पे तरक्की हुई और साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वजह से वहाँ की मिलिट्री भी ज़्यादा मॉडर्न और ज़्यादा साइंटिफिक और ज़्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस हुई, जिसकी वजह से उनके इन्फ्लुएंस को बढ़ाने का मौका मिला और उनका इन्फ्लुएंस ज़्यादा हुआ। वो कहते हैं कि इस टाइम के अंदर जो थी वो नए चैलेंजेस डेवलप हुए, नया माहौल बना, नए चैलेंजेस डेवलप हुए, नई डिमांड्स, सोसाइटी की नई डिमांड्स सेट हुई। तो इन डिमांड्स को डील करने के लिए कहता है कि जो है वो नई आइडियोलॉजीज़ जो हैं वो पनपी, नई आइडियोलॉजीज स्ट्रेंथन हुई, नई आइडियोलॉजीज़ के लिए स्पेस पैदा हुई। तो कहता है कम्युनिज्म, लिबरलिज्म, नियो लिबरलिज्म, नेशनलिज्म की आइडियोलॉजीज़ जो है वो इस टाइम के ऊपर हमें नज़र आती हैं। वो कम्युनिज्म को पहला टेक्नो रिलीजन कहता है। वो कहता है कि लेनिन से किसी ने पूछा कि कम्युनिज्म क्या है, तो उसने कहा कि एम्पावरमेंट ऑफ वर्कर्स एंड इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ रशिया। इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ रशिया आपको बता रहा है कि कम्युनिज्म, वो कहता है कि पहला टेक्नोलॉजी इस हवाले से था कि वो इस दौर के चैलेंजेस और इश्यूज़ को डील करने के हवाले से एलिवेट करके सामने आया। फिर वो ये कहता है कि फंडामेंटलिज्म भी इस टाइम के अंदर ज़्यादा होता है क्योंकि जो पुराने सिस्टम के बेनिफिशरी लोग होते हैं वो अपने आप को वो पुरानी आइडियोलॉजीज़ की तरफ लौटने की कोशिश करते हैं और खुद को नई जो डेवलपमेंट्स हो रही होती हैं, नया जो एरा डेवलप हो रहा होता है, नया एक माशरा, नया एक माहौल डेवलप हो रहा होता है, उससे खुद को इम्यून करने के लिए वो पुरानी आइडियोलॉजीज़ में रिफ्यूज लेते हैं। तो कहते हैं इसकी एग्जांपल वो देता है कि मिड 19th सेंचुरी के अंदर जो कैथोलिक पॉपिज्म है वो इमर्ज किया। फिर वो कहता है कि सूडान के अंदर महदिस मूवमेंट 1985 के अंदर कामयाब हुई। फिर वो कहता है कि हिंदू रिवाइवलिस्ट मूवमेंट सर्च की। फिर वो कहता है ताइपिंग रिबेलियन जो है 1850 से लेके 1864 तक रहा और इसमें दुनिया में सबसे ज़्यादा लोगों की जान गई, 2 मिलियन से ज़्यादा लोगों की जान गई। इसमें एक होंग इस रिबेलियन को लीड कर रहा था और वो कहता था कि वो जीसस क्राइस्ट का भाई है और उसने होंग ने एक नए जो
क्रिश्चियन वर्जन है उसको यहाँ पे अप्लाई करने की कोशिश की, हालांकि वो नाकाम रहा, उसको यहाँ पे शिकस्त हो गई। फिर साइंटिफिक रेवोल्यूशन आता है। साइंटिफिक रेवोल्यूशन में कहता है कि 3 दरियाफ्तें साइंटिफिक रेवोल्यूशन की बहुत बड़ी हैं। एक तो है कि पावर एंड इलेक्ट्रिसिटी, DNA एंड कंप्यूटर्स। फिर वो कहता है कि डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ इस टाइम पे एडवांस हुई हैं और आने वाले टाइम में मज़ीद होंगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बायोटेक्नोलॉजी, साइबोर टेक्नोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग्स और इसके अलावा नैनो टेक्नोलॉजी और ये सारा। ये कहता है कि ये दुनिया को रेवोल्यूशनाइज कर देंगे आने वाले टाइम में बहुत ड्रास्टिकली, और चेंज का जो मोमेंटम है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा आज की दुनिया से। तो ये टेक्नोलॉजीज़ जो हैं ये ह्यूमन जॉब्स को बहुत बड़ा चैलेंज पोज करेंगी, क्योंकि ये रोबोट्स और ये टेक्नोलॉजीज़ इंसानों से ज़्यादा बेहतर तरीके से इन जॉब्स को परफॉर्म करना स्टार्ट कर देंगी। इसके बाद हम लोग जो बात करते हैं, हरारे जो बात करता है बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करता है। वो कहता है जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद एक नई क्लास डेवलप हुई जिसको वो प्रोलेटेरिएट अर्बन मिडिल क्लास कहता है इसी तरह साइंटिफिक एरा के अंदर भी एक नई क्लास डेवलप होगी जिसको वो कहता है यूज़लेस क्लास होगी, जिसको कहीं पे खपाया नहीं जा सकेगा, जिसको कहीं पे भी एम्प्लॉय नहीं किया जा सकेगा। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ वो यहाँ पे डिस्कस करता है। वो कहता है कि पहले जो क्लासेस डेवलप हुई वो या सोशल क्लासेस थी, या इकोनॉमिक क्लासेस थी, या कल्चरल क्लासेस थी, इस तरह की क्लासेस थी। कहता है लेकिन एक नई क्लास जो साइंटिफिक रेवोल्यूशन के टाइम में डेवलप होगी वो होगी बायोलॉजिकल क्लास। बायोलॉजिकल क्लास में वो सुपर ह्यूमंस की तरफ इशारा करता है और इस तरह की के ह्यूमंस की तरफ इशारा करता है जो बाकी ह्यूमंस से डिफरेंट होंगे। तो यहाँ पे एक नई क्लास इस हवाले से जो डेवलप होगी वो बायोलॉजिकल क्लास डेवलप होगी। एट द एंड हरारे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करता है। वो ये कहता है कि अगर इंसान ने बाकी जो रेवोल्यूशंस थे, बाकी जो एरास थे, बाकी जो टाइम्स थे, जिस तरह उसने उनको डोमिनेट किया, अगर वो साइंटिफिक एरा के अंदर भी डोमिनेट करना चाहता है तो उसको टेक्नोलॉजी के ऊपर अपनी डोमिनेंस को प्रूव करना पड़ेगा। वो ये कहता है कि इसके लिए इंसानों को जिसको वो नाम देता है, आपको पता है जो वो ह्यूमन स्टोरीज़ का नाम देता है, वो कहता है कि इसके लिए इंसान को नई ह्यूमन फिक्शनल स्टोरीज़ या नई ह्यूमन फिक्शनल स्टोरी क्रिएट करनी पड़ेगी जिसकी बेसिस के ऊपर इंसान मैस लेवल के ऊपर कोलैबोरेट कर सकें और ना सिर्फ इस टेक्नोलॉजी के साथ इक्वेट कर सकें बल्कि इसके ऊपर डोमिनेट भी कर सकें। तो मुझे लगता है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको भी जो सेपियन युवाल नोआ हरारी की किताब है इसका रिव्यू बहुत ही एक्साइटिंग लगा होगा, जैसे मुझे बहुत एक्साइटिंग लगा। अगर आप इस तरह की मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखना चाहते हैं, मज़ीद किताबों के रिव्यूज़ को देखना चाहते हैं जो आपको सिविल सर्विस के एग्ज़ाम के अंदर आपको हेल्प करेंगे, आपकी ओपिनियन मेकिंग को एनरिच करेंगे, और आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो बिल्डिंग न्यू पाकिस्तान को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। थैंक यू।